अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन ईयर 2018 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन पूछा हुआ था। और ये क्वेश्चन बीकॉम वालों के लिए, उसके अलावा एमकॉम और बीएस पीबीए एमकॉम वालों के लिए भी है, वो भी इससे प्रैक्टिस करके अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस के लिए मुंतज़िर रहें, क्योंकि इसके आगे भी इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आते रहेंगे। सो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स ऑफ सीपीए कंपनी आर गिवन बिलो। सीपीए कंपनी की दो बैलेंस शीट्स दी हुई हैं, कंपैरेटिव 2017 दिसंबर 31 2017 एंड दिसंबर 31 2018 की। इसका मतलब क्या हुआ, दिसंबर 31 के जो बैलेंसेज हैं वो 2018 के लिए ओपनिंग बैलेंसेज होंगे। ठीक है जी। तो आपके पास कैश कितना था साल के शुरू में 16,000 और एंडिंग कितना है 23,000। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कैश के अंदर 7,000 रुपये का इजाफा हुआ है। जबकि हम पहले से ये बात कर चुके हैं काफ़ी बार कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें पता होता है कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तो हम ये जितनी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट की वर्किंग करेंगे उसमें आखिर में हमारे कैश का नेट इंक्रीज 7,000 आना चाहिए। बहरहाल आपका जो अकाउंट रिसीवेबल था, करंट एसेट, वो 10,000 था, 18,000 हो गया, यानी कि 8,000 रुपये से इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब आपने इस साल मज़ीद ऑन क्रेडिट सेल की है। इन्वेंट्री आपकी 30,000 की थी और 34,000 की हो गई। इसका मतलब आपने मज़ीद इन्वेंट्री परचेज़ की है और पहले से ज़्यादा एंडिंग इन्वेंट्री बच गई है। प्लांट एसेट आपके 55 के थे और अब 56 के हो गए, इंक्रीज़ हो गए। इसका मतलब आपने परचेज़ भी किया है। और एसेट के ऊपर अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 10 था, अब 12 हो गया, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज़ हुआ है। लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटी की बात करें तो आपका अकाउंट पेबल 18,200 था, 20,700 हो गया। इसका मतलब आपने ऑन क्रेडिट परचेजेस की हैं। उसके बाद वेजेस पेबल जो हैं वो 300 थी, अब 800 हो गई। इसका मतलब कि आपने मज़ीद मजदूर वगैरह लेबर से काम करवाए लेकिन उनकी वेजेस अभी पे नहीं किए हैं, वो आपके ऊपर लायबल है। उसके बाद इनकम टैक्स पेबल है, 1500 था, बिगिनिंग बैलेंस, एंडिंग 500। इसका मतलब है कि आपने टैक्स पेमेंट की है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 50,000 था, अब 60,000 हो गया। इसका मतलब आपने एडिशनल शेयर्स इशू किए हैं। और रिटेन अर्निंग आपकी 31 थी, 37 हो गई। इसका मतलब है कि आपने नेट इनकम कमाई है इस साल में। ठीक है। और नीचे इनका टोटल बैलेंस दिया हुआ है, ये आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट थी। उसके बाद आगे उसने आपको इनकम स्टेटमेंट भी दी हुई है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें जस्ट कंपैरेटिव बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट डेटा होता था, लेकिन आज वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट भी मौजूद है। तो इनकम स्टेटमेंट जो 2018 की यानी कि करंट ईयर की, उसमें कह रहे हैं कि आपने सेल्स की है 59,000 की, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 30,000 और ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 29,000। एक्सपेंसेस जो आपके इनकर्ड हुए हैं वो 10,000 रुपये के वेजेस एक्सपेंस हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000 है, अदर एक्सपेंस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3,000 हैं और इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है वो 2,000 है। तो ये टोटल मिलाकर हो गया 20,000 और माइनस किया तो आपके पास नेट इनकम फाइनल कितनी आ गई, 9,000। ठीक है। फिर आपको कह रहे हैं अज्यूम करो कि ड्यूरिंग 2018 ये ट्रांजैक्शन टुक प्लेस हुई हैं इन एडिशन टू रूटीन ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। रूटीन ट्रांजैक्शन के अलावा ये एडिशनल ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको वो खुद बता रहा है कि आपने 8,000 रुपये का प्लांट एसेट ख़रीदा है। ठीक है। इसकी कंप्यूटेशन भी मैं करके बताऊँगा। इशूड एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर एट पार ₹10,000, जो कि इजाफा हुआ था पीछे, ये आप देख सकते हैं कि 50,000 था, अब 60,000 का हुआ, तो एडिशनल शेयर इशू किए, वो यहाँ पर आपका एडजस्टमेंट में बता भी रहे। फिर कह रहे हैं नंबर 3 में डिक्लेयर एंड पेड कैश डिविडेंड ऑफ ₹3,000, 3,000 रुपये के आपने कैश डिविडेंड डिक्लेयर भी किए हैं और पे भी किए हैं। उसके बाद उसने कहा कि आपने सोल्ड किया प्लांट एसेट जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 4,000, उसका अकम्युलेटेड टोटल डेप्रिसिएशन 3,000 का 4,000, 4,000 का बेचा। इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि इस प्लांट एसेट की जो बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो उसकी कॉस्ट भी हमें मालूम करनी पड़ेगी और उस हिसाब से हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो हमारे पास यहाँ पर उसने कहा है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपने बनाकर दिखानी है। और चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कैसे बनाई जाएगी। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर CPA कंपनी लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, 2018। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले 3 एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आपके पास क्या आता है, नेट इनकम। नेट इनकम कौन सी आती है, जो कि बिफोर टैक्स कटने की होती है, इसलिए आपका जो 2000 रुपये का टैक्स एक्सपेंस था वो आप वापस ऐड बैक करवाएंगे। ठीक है जी। तो उससे पहले का आपने आउटफ्लो देखना होता है। तो नेट इनकम आपके पास 9000 थी इनकम स्टेटमेंट में, और आप उसके अंदर टैक्स को जो पे किया है वो ऐड बैक करवा देंगे, तो आपकी नेट इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ऐड और लेस नॉन कैश आइटम। अब यहाँ पर आपके पास डेप्रिसिएशन ऐड होगा। अब डेप्रिसिएशन टोटल कितना है, देखें 12000 रुपये इस साल आया, ओपनिंग 10 था, और 3000 आपने ऐड किया। ये 3000 आपने ऐड किया तो 5000 हो गया। इसकी क्या वजह हुई, देखें अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर मैं T अकाउंट बनाऊं, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में छोटा सा लिख देता हूं। उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था सर, उसका ओपनिंग बैलेंस था 10,000। ठीक है। और एंडिंग बैलेंस कितना था सर, एंडिंग बैलेंस था 12,000। ठीक हो गया। और हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है, देखें वो क्लोज होगा। यहाँ पर मैं आपको पीछे एडजस्टमेंट में दिखा दूँ कि आपने एक प्लांट एसेट बेचे, उसका डेप्रिसिएशन जो है, उसका डेप्रिसिएशन जो है वो 3000 रुपये से, वो 3000 रुपये से आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप एसेट बेच देंगे तो आपका डेप्रिसिएशन क्लोज होगा। तो जब डेप्रिसिएशन क्लोज होगा तो अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट साइड आ जाएगा। कितने से, 3000 से। ठीक है जी। तो 12 और 3 15 हो गया। 15 में से आपने 10 माइनस किया तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एडजस्टेड कितना हो गया, 5000 रुपये का हो गया। ठीक है। तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर आप ऐड बैक करवाएंगे तो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी 16000 रुपये की। इसके अंदर आप जो है ऐड और लेस करवाएंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो लेस करवाएंगे इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल। आपका अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हुआ था 8000 रुपये से, क्योंकि उसके अंदर कैश आपका स्टक हो रहा है। ठीक है जी। ये आप पीछे देख भी सकते हैं कि आपके पास अकाउंट रिसीवेबल 10,000 था, 18,000 हो गया, कैश स्टक हो गया, कैश का इनफ्लो नहीं हुआ, तो आप इसको लेस करवाएंगे। इसी तरीके से इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है, कैश का आउटफ्लो है। ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई है, इसको ऐड करवाएंगे, और ये भी लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई है। इनकम टैक्स भी लायबिलिटी है, लेकिन इसकी बात हम बाद में करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 8000, तो आपका कैश स्टक हो गया, तो आप माइनस करवाएंगे। इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई है, इसका मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ है, 4000 से माइनस करवाएंगे। इंक्रीज़ इन अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल में आपका इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि लायबिलिटी आपकी कम नहीं हुई, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, 2500 के डिफरेंस से, तो आप ऐड करवा देंगे। और वेजेस भी आपकी इंक्रीज़ हुई हैं 500 रुपये से, तो आप इसको ऐड बैक करवा देंगे। इन सब का टोटल किया तो ये आपके पास 8000 और 4000 टोटल आ गया। 12,000 रुपये में से आपने 3000 निकाला तो 9000 आ गया। तो टोटल ऑपरेटिंग में से आपने नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 9000 माइनस करवाया, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आ गया, 7000 रुपये। ठीक है जी। तो 7000 रुपये ये नेट कैश जनरेट किया। अब इसके अंदर से आप एडजस्ट करेंगे किसको, अपने टैक्स को। सो स्टूडेंट आपके पास टैक्स लेस यहाँ से होगा, क्योंकि वो भी आपका आउटफ्लो है। तमाम एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद कि आपका इनकम टैक्स पेड जो हुआ है वो कितना हुआ है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 3000। तो ये 3000 कैसे आया, तो इसका T अकाउंट में दोबारा से बनाकर दिखा देता हूँ कि आपके पास इनकम टैक्स पेबल जो है उसका पीछे ओपनिंग बैलेंस कितना था, देखें 1500 था। ठीक है। और एंडिंग बैलेंस कितना था, 500 था। सही हो गया। और यहाँ पर आप देखें कि आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना हुआ है, सर मेरा इनकम टैक्स एक्सपेंस हुआ है 2000। ठीक है जी। तो ओपनिंग बैलेंस मेरा पेबल है, तो लायबिलिटी क्रेडिट, और ये हो गया
500 एंडिंग, ठीक है जी, 500 आपका एंडिंग बैलेंस हो गया। और आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस जो हुआ है, जो यानी कि आपने पे किया है, वो कितना किया है, 2000, ठीक है जी, आपका एक्सपेंस हुआ है। तो इसका मतलब आपका टोटल यहाँ पर बैलेंस कितना आ गया, 3500 आ गया। 3500 में से आपने 500 माइनस किया तो आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, 3000 रुपये का, यानी कि इनकम टैक्स जो एक्चुअल आपने पे किया है वो आपका आउटफ्लो इसकी मद में 3000 का हुआ है। तो आपने माइनस करवाया इसको, तो आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आ गया, 4000 रुपये का, जो कि हमारी पहली एक्टिविटी का ये फाइनल आंसर है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हमने क्या किया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास फिक्स एसेट का पार्ट आता है, तो हमने परचेज ऑफ प्लांट एसेट किया था। तो उसने खुद बताया भी था कि 8000 रुपये का हमने फिक्स एसेट परचेज़ किया है। तो जब परचेज़ किया है तो माइनस करवाएंगे क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो रहा है। और इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि परचेज ऑफ प्लांट एसेट हमारे पास एंडिंग बैलेंस कितना था, 56,000। इसका टी अकाउंट में यहाँ ऊपर बना देता हूँ, आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा। प्लांट एसेट जो है उसका बिगिनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था सर, 55 था। एंडिंग बैलेंस सर कितना था, 56 था। अच्छा सर, इसका डिफरेंस तो 1000 है। अच्छा सर, हमने एडजस्टमेंट में एक बात यहाँ पर ये की थी कि हमने प्लांट एसेट बेचा भी है जिसकी बुक वैल्यू 4000 थी और डेप्रिसिएशन अकम्युलेटेड 3000 था, 4000 का बेचा है। तो अगर मैं इसकी कंप्यूटेशन करूं तो हमें कॉस्ट कैसे मालूम करनी होती है, कॉस्ट इसमें से हम लेस करवाते हैं क्या, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, और बुक वैल्यू आ जाती है, और लेस करवाते हैं इससे सेलिंग प्राइस, तो इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस आ जाता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट हमारे पास इसकी कितनी थी पता नहीं, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास इसका 3000 था, ठीक है जी। बुक वैल्यू हमारे पास कितनी है सर, बुक वैल्यू हमारे पास 4000 है। तो इसको अगर मैं वापस ऐड बैक करवा दूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस्ट 7000 की, यानी कि मैंने 7000 रुपये का एसेट बेचा है। और सेलिंग प्राइस कितनी है, वो कह रहे 4000, तो 4000 रुपये का बेचा है, 4000 की बुक वैल्यू थी। इट मीन्स कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये एसेट कितनी कॉस्ट का था, 7000 का था। तो इसको अगर मैं यहाँ पर टी अकाउंट के अंदर पुट करूँगा, 7000 का एसेट बेचा है तो वो तो आएगा क्रेडिट में। तो 56 और 7 जो जाता है वो 63,000 हो जाता है। 63 में से अगर मैं 55 माइनस करूँ तो इसका मतलब ये कि मैंने परचेज जो एसेट किया है वो 8000 का की है। बहरहाल उसने लिख कर भी दिया हुआ था और मैंने आपको यहाँ पर भी ट्रिकी पॉइंट बता दिया। अगर इस तरीके की कंडीशन हो तो आप कर सकते हैं, व्हाट इफ उसने एडजस्टमेंट में ज़ाहिर तौर पर लिख कर ना दिया हो, ठीक है जी। तो ये आपका आउटफ्लो हो गया, और जो आपने एसेट सेल किए 4000 का, उसकी वजह से आपका इनफ्लो हुआ, तो सेल ऑफ प्लांट एसेट भी 4000 आप यहाँ लिखेंगे। उसके अलावा इस एक्टिविटी के अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं थी, तो आपने 8000 माइनस का, 4000 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो कैश यूज़ की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ने जनरेट नहीं किया, नेगेटिव 4000 आंसर आ गया आपकी दूसरी एक्टिविटी का। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपके पास इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल इशू किया, तो 10,000 रुपये कैश आपके पास आया, जो कि हमने डिफरेंस में भी देखा और एडजस्टमेंट में भी बताया। कैश डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया और उसने कहा कि आपने पे भी कर दिया, तो आपके कैश का आउटफ्लो हो गया 3000 से। उसके अलावा और कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वगैरह कोई भी चीज़ नहीं थी, तो आपने क्या किया, इसको माइनस करवाया, तो 10 में से 3 गया, 7000 बच गया। इसका मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ने कैश जनरेट किए 7000 रुपये का, ये आपका आ गया तीसरा आंसर। तो 4000 रुपये पहली एक्टिविटी का आंसर प्लस में, और 4000 माइनस का दूसरी एक्टिविटी का, तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों हो गए कैंसिल। तो बाकी बचा क्या, 7000 का नेट आखिरी बैलेंस। तो ये आपका आ जाएगा नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है जी। जो कि मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए ही बताया था कि आपका आंसर 7000 आना चाहिए। आपके कैश के अंदर पूरे साल में जो नेट इंक्रीज़ आया वो 7000 का है, ठीक है जी। तो इसके बाद आपके पास आप क्या करेंगे कि कैश और कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस जो 16000 बिगिनिंग था वो ऐड करवा देंगे, 7 और 16 आपका एंडिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 23,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंडिंग का बैलेंस।
सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर इसके अंदर आपको किसी भी वर्किंग में या किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।